सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ, जिसको हम रेस्पिरेटरी रेशियो भी कहते हैं। तो RQ समझने के लिए हम पहले ये जान लेते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो एनर्जी को यूज़ कर रही है। वो एनर्जी है वो कहाँ से ला रही है? जो हम इनटेक कर रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स। कौन से बायोमोलिक्यूल्स? हमारे फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। और बॉडी में दो तरह की रिएक्शन हो सकती है, एरोबिक या फिर एनारोबिक। एरोबिक क्या है? जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होगा। एनारोबिक है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं होगा। तो अब जब कोई भी बायोमोलिक्यूल है वो एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगा। अब वो सबस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है और क्या दे रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट एरोबिक रिएक्शन में कितनी एनर्जी देगा? 38 ATP। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम रिएक्शन देख लेते हैं कि RQ कैसे कैलकुलेट होगा। RQ क्या है कि उसने O2 कितना यूज़ किया और O2 यूज़ करके उसने CO2 कितना दिया। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम रिएक्शन देख रहे हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमने ले लिया कार्बोहाइड्रेट में बेसिक सा, तो उसमें 6 O2 लगे और 6 CO2 उसने दे दिया। तो RQ कैसे कैलकुलेट होगा? CO2 कितना आया? 6, O2 कितना कंज्यूम किया? 6, तो बच्चा क्या? 1। तो RQ फॉर कार्बोहाइड्रेट इज़ 1। और याद रखना है कि RQ क्या है? RQ में हम रेशियो ले रहे हैं, तो जब भी हम किसी चीज़ की रेशियो लेते हैं तो वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाती है। यूनिटलेस क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो यूनिट्स कैंसिल, तो यूनिटलेस। तो RQ इज ऑलवेज यूनिटलेस बिकॉज इट इज़ अ रेशियो। तो क्वेश्चन अब घुमा के भी आ सकता है। क्वेश्चन घुमा के कैसे आएगा कि अ पर्सन इज़ हैविंग स्टार्च, अ पर्सन इज़ ईटिंग राइस, अ पर्सन इज़ ईटिंग पोटैटोज़। तो हमने क्या देखना है कि राइस किससे बने हैं? स्टार्च से। और स्टार्च किससे बना हुआ है? ग्लूकोज से, ग्लूकोज के यूनिट से। तो अल्टीमेटली क्या है? कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है। तो कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना? 1। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट का सोर्स आ जाए हम RQ 1 ही लिखेंगे। तो आगे देख लेते हैं और हमारी बॉडी क्या यूज़ कर सकती है। हमारी बॉडी फैट्स यूज़ कर सकती है, प्रोटीन कर सकती है। फैट की हमने एग्जांपल ले ली पाल्मिटिन। यहाँ मैंने एक बैलेंस रिएक्शन लिखा हुआ है। तो बेसिकली रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना बैलेंसिंग करने की ज़रूरत है। बस हम ये देखना चाहते हैं कि RQ कितना होगा। तो हमने बेसिक सा पाल्मिटिन ले लिया, उसमें हमने देख लिया कि 102 CO2 आया था, 145 O2 कंज्यूम हुआ था। तो अपने पास आंसर आ गया 0.7। अब 0.7 आए, 0.6 आए, 0.4 आए, 0.5 आए, 0.9 आए, कुछ भी आए, हमने देखना क्या है कि वो 1 से कम है। तो हमने ये याद रखना है कि फैट्स के लिए RQ क्या होगा? लेस देन 1 होगा। और बेसिकली वैसे 0.7 होगा। और प्रोटीन्स के लिए क्या है? प्रोटीन्स के लिए 0.8 होगा। तो हर फैट का या हर प्रोटीन का अलग अलग होगा, पर बेसिक हमने याद रखना है कि फ़ैट का अगर ऑप्शन आए 0.7 और अगर ना आए ऐसे लिखा हो लेस देन 1, मोर देन 1, तो लेस देन 1। अब देख लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ऑर्गेनिक एसिड के लिए हम क्या यूज़ होंगे, RQ क्या होगा। तो ऑर्गेनिक एसिड में हम एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड की। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है। फिर ऑक्सीजन यूज़ करेगा, 4 CO2 दे रहा है और एनर्जी दे रहा है। तो RQ क्या होगा? 4 CO2 over 1 O2। ये क्या है? 4, विच इज़ ग्रेटर देन 1। सो फॉर एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड, RQ इज़ मोर देन 1। ऐसी हमने एक दूसरी एग्जांपल ले ली मेलिक एसिड की। मेलिक एसिड के लिए भी 4 CO2, 3 O2, 1.3, विच इज़ अगेन मोर देन 1। अब हम देख लेते हैं एनारोबिक रिएक्शन के लिए। एनारोबिक रिएक्शन क्या है? जो ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर रहा। अब ग्लूकोज है, अगर वो ऑक्सीजन यूज़ नहीं कर रहा तो 2 CO2 तो वो दे रहा ही है। तो 2 CO2 over 0 O2, एनीथिंग ओवर 0 इज ऑलवेज इन्फिनिटी। तो याद रखना है एनारोबिक रिएक्शन के लिए RQ क्या होगा? इन्फिनिटी। आगे हम देख लेते हैं एक अलग सा केस जिसको कहते हैं सक्यूलेंट प्लांट्स। तो कोई सक्यूलेंट बोलता है, कोई सक्यूलेंट बोलता है, तो मैंने लिख दिया सक्यूलेंट प्लांट्स। सक्यूलेंट प्लांट्स कौन से होते हैं? जो कि लेस वाटर वाले एरिया में, जैसे डेजर्ट्स वगैरह में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? O2 तो कंज्यूम करते हैं बट CO2 रिलीज़ नहीं करते। तो 0 CO2 over 3 O2, 0 by anything is 0। तो फॉर सक्यूलेंट प्लांट्स RQ इज़ 0। फिर आगे देख लेते हैं बैलेंस डाइट के लिए RQ कितना होगा। तो जब भी पूछा जाए बैलेंस डाइट जिसमें क्या होगा? प्रोटीन भी होगा, कार्ब्स भी हो गए, फैट्स भी हो गए, तो इसके लिए एवरेज RQ आ जाता है 0.85। पर डिपेंड करता है कि अब हर एज के हिसाब से बैलेंस डाइट अलग है, तो एज के हिसाब से वो डिफरेंट हो सकता है, पर इन जनरल बैलेंस डाइट के लिए हम 0.85 लेके चलते हैं।
तो आगे आपके मन में सवाल आएगा कि जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो हम आरक्यू के लिए हमेशा ग्लूकोज को क्यों यूज़ कर रहे हैं, कि हम कुछ और क्यों नहीं लिख लेते। तो ग्लूकोज हम बेसिक इसलिए ले लेते हैं क्योंकि ग्लूकोज को हमने प्रोटोटाइप माना हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, क्योंकि अपनी बॉडी के जो सेल्स हैं वो ऑब्वियसली ग्लूकोज की फॉर्म में यूज़ करते हैं एज सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। फिर हमने देखा प्रोटीन के लिए 0.8 था, फैट के लिए 0.7 था। तो भाई हम याद कैसे रखें कि प्रोटीन के लिए 0.7 था कि 0.8 था। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है कि जो P है, अब P को हम अगर ऐसे कोइंसाइड करके देखें तो P 8 जैसा लगता है तो 0.8, और फैट 7 जैसा लग रहा है तो 0.7, और एल्कोहल के लिए हम याद रख सकते हैं कि IQ है 0.66। वैसे ही कम पूछा जाता। फिर अगर हमें पूछा जाए, इसमें भी डिफरेंस है कि अगर तो पूछा जाए ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइट तो RQ अपना 1 रहेगा, या पूछे एक्सक्लूसिवली कार्बोहाइड्रेट डाइट, ओनली कार्बोहाइड्रेट डाइट तो RQ 1 रहेगा, जैसे हमने देखा। बट अगर पूछा जाए कि एक्सेस या फिर रिच कार्बोहाइड्रेट डाइट ले रहा है कोई बंदा, तो उसमें RQ क्या होगा, तो उसमें RQ इज़ मोर देन 1, यूजुअली 1.2। अब हम देखते हैं कि क्यों भाई, जब रिच कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें ज़्यादा क्यों है, और नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट में तो 1 है तो कार्बोहाइड्रेट ही थोड़ा ज़्यादा हो गया तो फिर क्या हुआ। बट नहीं, इसमें होगा क्या कि जब हम एक्सेस में कार्ब्स लेते हैं तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको फैट्स में कन्वर्ट कर देती है। तो कार्ब्स में क्या है, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा है, बट फैट्स में ऑक्सीजन कंटेंट थोड़ा कम होता है। तो जब कार्ब से फैट बनेगा, इसमें ज़्यादा था इसमें कम है, तो किया गया इसने रिलीज़ कर दिया बीच में। अब जो इसने ऑक्सीजन रिलीज़ किया, अब बॉडी के अंदर ही जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुआ वो ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ हो जाएगा। जैसे पहले कोई मैक्रोमोलिक्यूल था वो बाहर से ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा था और CO2 रिलीज़ कर रहा था ना, तो अब क्या हुआ, अब जब बॉडी के अंदर ही ऑक्सीजन है तो वही ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ हो सकता है, तो बॉडी बाहर से कम लेगी। और RQ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन यूज है, क्योंकि CO2/O2 है इन्वर्सली। अब O2 वो बाहर से कम ले रहा है क्योंकि अंदर ही बना हुआ है, तो RQ क्या होगा, ये कम है तो ये क्या हुआ, ज़्यादा। तो RQ फॉर एक्सेस कार्बोहाइड्रेट डाइट इज़ मोर, RQ इज़ मोर देन नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट, मतलब मोर देन 1 हो गया। आगे हम देखते हैं कि कोई नॉर्मल पर्सन है तो बॉडी की कई स्टेजेस होती है। फेड स्टेट यानी कि नॉर्मल स्टेट, जिसमें हमने खाना खाया हुआ है, अपनी बॉडी में ग्लूकोज है। फास्टिंग स्टेज, जिसमें हमें खाना खाए हुए 12 से 15 या फिर 18 घंटे हो चुके हैं तो वो फास्टिंग स्टेज है। और स्टारवेशन है कि हमें खाना खाए हुए 18 से ज़्यादा घंटे हो गए। तो होता क्या है, नॉर्मल स्टेट में तो बॉडी में ग्लूकोज है, कार्ब्स है, वो उसको यूज़ करेंगे। RQ क्या रहेगा, 1, ठीक है। बट अगर किसी को डायबिटीज़ है या फास्टिंग है या स्टार्विंग स्टेज है, इस केस में क्या होगा, इस केस में गाइस RQ कम हो जाता है। RQ कम क्यों हो जाता है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन है नहीं है डायबिटीज़ मेलाइटस में। अब इंसुलिन नहीं है तो क्या है, जो ब्लड में ग्लूकोज है वो सेल्स तक पहुंच नहीं रहा, बॉडी ग्लूकोज को यूज़ नहीं कर पा रही। तो जब बॉडी ग्लूकोज को यूज़ कर ही नहीं पा रही तो वो क्या करेगी, फैट्स यूज़ करेगी। तो जब फैट्स यूज़ करेगी, फैट्स के लिए हमें पता है एफ क्या है, 7.7, तो RQ इज़ लेस देन 1, कम है नॉर्मल फेड स्टेट से जिसमें 1 था। बट अगर यही हम देखें कि हमने उस पेशेंट को इंसुलिन दे दिया, डायबिटीज़ मेलाइटस था पर हमने उसको इंसुलिन दे दिया, तो इंसुलिन कैसे काम करता है, इंसुलिन रिसेप्टर पे बाइंड किया। इसमें क्या है, GLUT4 रिसेप्टर है जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। सेल्स कौन से, मसल सेल, एडिपोज टिश्यू सेल। इसमें क्या हुआ, जो GLUT4 है वो बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। GLUT4 क्या हुआ, ट्रांसलोकेट हो गया मेम्ब्रेन पे ट्रांसलोकेट होते उसने क्या किया, ग्लूकोज की एंट्री अलाउ कर दी कि भाई ग्लूकोज तुम अंदर आ जाओ। अब क्या है, अब सेल्स ग्लूकोज को यूज़ कर सकते हैं, तो फिर से ग्लूकोज को यूज़ करेंगे तो क्या होगा, RQ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पहले कम हो गया था, अब RQ क्या हो गया, अब सेल्स फिर से ग्लूकोज ले रहे हैं तो RQ बढ़ जाएगा। और हम देख लेते हैं कि RQ को क्या होगा, RQ किस किस केस में पड़ेगा। अगर तो एसिडोसिस है या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो RQ बढ़ जाएगा। फीवर है तो RQ बढ़ जाएगा। कम किस केस में होगा, फास्टिंग में क्यों, क्योंकि बॉडी फैटी एसिड्स यूज़ करेगी। स्टार्वेशन में क्यों, क्योंकि बॉडी कीटोन बॉडीज़ यूज़ करेगी, ठीक है, जिनका RQ कम है। और डायबिटीज़ मेलाइटस उन पेशेंट में विच इज़ नॉट ट्रीटेड विद इंसुलिन, जिसको अभी ट्रीट नहीं किया है उसमें RQ कम होगा। जिसको ट्रीट कर दिया उसमें तो भाई ठीक है, नॉर्मल हो जाएगा या बढ़ जाएगा, या एल्कलोसिस की कंडीशन में। आगे हम देखते हैं एक चीज़
आगे हमें ये याद रखना है कि अलग अलग ऑर्गन या सेल्स क्या कंज्यूम कर रहे हैं। तो मैंने बताई 3 स्टेजेस, फेड, फास्टिंग, स्टार्वेशन। तो देखिए कि ब्रेन क्या यूज़ कर रहा है। ब्रेन फेड और फास्टिंग स्टेट में ग्लूकोज यूज़ करेगा, स्टार्वेशन में कीटोन बॉडीज। हार्ट फैटी एसिड ही करेगा, लिवर ग्लूकोज करेगा फेड में, मसल फेड में ग्लूकोज, एडिपोज टिश्यू फेड में ग्लूकोज, आरबीसी तीनों में ग्लूकोज। अब हम देखते हैं कि अगर देखा जाए तो मेजर ऑर्गन कौन सा ऑर्गन है। अगर हमें कोई पूछे कि विच इज़ द ऑर्गन विद मैक्सिमम आरक्यू, तो मैक्सिमम आरक्यू कार्ब्स का होता है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज फेड और फास्टिंग में यूज़ कौन कर रहा है, ब्रेन। बाकी तो एक एक में कर रहे हैं। तो ब्रेन क्या हो गया कि मैक्सिमम आरक्यू है इसका। तो ऑर्गन विद मैक्सिमम आरक्यू इज ब्रेन बिकॉज इट यूजेस ग्लूकोज। अब देखेंगे आरबीसी। हम कह रहे हैं कि भाई आरबीसी भी तो ग्लूकोज कर रहा है, पर आरबीसी का आरक्यू क्यों नहीं है मैक्सिमम। तो आरबीसी में गाइस क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। तो जब उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं है तो वो ऑक्सीजन को यूज़ नहीं कर पाता, तो वो करता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब एनारोबिक में हमने देखा था ऑक्सीजन है नहीं है, तो जब नीचे ज़ीरो होगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। आरक्यू इन्फिनिटी होगा आरबीसी के केस में। फिर हम कहेंगे भाई आरबीसी जो है वो ग्लूकोज क्यों यूज़ कर रहा है, वो क्यों नहीं फैटी एसिड कर लेता, वो क्यों नहीं कीटोन बॉडीज कर लेता। तो भाई आरबीसी डोंट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, वो मेटाबोलाइज नहीं कर सकता फैटी एसिड को, तो वो सिर्फ ग्लूकोज को यूज़ करेगा। उसके लिए वो आसान है यूज़ करना। बट फिर भी आरक्यू ज़्यादा क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर सकता। और ये याद रखना है कि नॉर्मली वैसे हार्ट फैटी एसिड यूज़ कर रहा है, बट फीटल हार्ट जो है वो ग्लूकोज यूज़ करता है। क्यों, क्योंकि जो ग्लूकोज है वो प्लेसेंटा को ईजिली क्रॉस कर देता है। तो फीटल हार्ट ओनली वो करेगा, अपना ग्लूकोज यूज़ करेगा। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि भाई आरक्यू ज़रूरी क्यों है। तो आरक्यू क्या है, आरक्यू इज़ अ प्रेडिक्टर। आरक्यू एक प्रेडिक्टर है कि अपनी बॉडी नॉर्मल स्टेट में, स्टेडी स्टेट में क्या यूज़ करती है, फ्यूल का सोर्स क्या है, प्रोटीन यूज़ कर रही है कि कार्ब के क्या। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है कि वो जितनी एटीपी यूज़ कर रही है उतनी एटीपी वो प्रोड्यूस भी कर रही है, बैलेंस रिएक्शन चल रहा है। फिर हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है कि अब पूछ सकते हैं कि आरक्यू किस केस में 1 से ज़्यादा होगा। तो हमने देखा था ऑर्गेनिक एसिड्स के लिए ऑक्जेलिक, मेलिक, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में आरक्यू क्या रहेगा, इन्फिनिटी। और फिर हमें पूछते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आरक्यू क्या होगा कि अगर हम इक्वल क्वांटिटीज़ ऑफ मिक्सचर ले रहे हैं। ग्राउंडनट सीड्स में क्या है, प्रोटीन। जर्मिनेटिंग मेज़ में क्या है, कार्ब्स। तो ये क्या होगी, लगभग बैलेंस डाइट होगी। तो बैलेंस डाइट के लिए हमने पढ़ा था 0.85, तो ये लेस देन 1। फिर हमने पढ़ा था कि सकुलेंट प्लांट्स में लेस देन 1 रहेगा। सकुलेंट प्लांट्स में आरक्यू लेस देन 1 क्यों रहेगा, क्योंकि सकुलेंट प्लांट्स जो हैं वो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। रीज़न बिहाइंड इट इज़ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। फिर हम देखते हैं जर्मिनेटिंग सीड्स में आरक्यू कितना रहेगा। जर्मिनेटिंग सीड्स में भी प्रोटीन है, स्प्राउट्स खाते हैं हम, तो उसमें क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा अगेन। और एनर्जी यील्ड कितना होगा, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें क्या रहेगा कि 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूज़ होंगे और 36 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनेंगे एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के सेलुलर रेस्पिरेशन होने पे। ये 36 एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में। सो गाइज दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ कवर कर दिया है, फिर भी अगर कुछ रह गया है तो आप देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।